हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 23 में हम लोग हैं जो कि क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है और अभी तक इस चैप्टर को हम लोग जो है 6th पार्ट में यानी कि 6 पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर हमने चीज़ें देखी थी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें हमने लगभग अराउंड 3 से 4 पार्ट लगाए थे इस चैप्टर के, वो था कि जो UNFCCC है यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जाना, हमने जितने भी उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं यानी कि जब से वो बनी है तब से लेकर अभी तक जो रिसेंट आपकी COP हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, उसके बारे में जाना। और उसके बाद फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है UNFCCC से रिलेटेड उनके बारे में हमने बात करी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने IPCC के लेकर बात करी जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इन सारी बॉडीज़ के हम लोग फंक्शंस भी देख रहे हैं, ये क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा चीज़ें कुछ और हैं जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी वगैरह है, और फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सारे के सारे जितने भी फंड्स की बात अभी तक हम लोगों ने करी है और कुछ और भी सारे फंड्स हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो हो सकता है कि उस पार्ट को हम लोग आज स्टार्ट करें और वो कंप्लीट जो है अगले पार्ट में हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली 8 पार्ट के साथ यानी कि पार्ट 8 के साथ ये चैप्टर जो है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके, इससे बेनिफिट ले सके। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने के फ़ायदे ये हैं कि आपको सारे के सारे वीडियोस बिना किसी ऐड के एडवर्टाइजमेंट फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विजेस भी वहाँ पर जो है हम लोग अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो जितनी जल्दी होगा हम उतनी जल्दी उनको अपडेट कर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी तरफ से कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए, वो नोटिफिकेशन मिस ना हो। उसके लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और बाकी जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर अगर एनरोल नहीं किया है तो उनके लिए भी नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। आप इस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं, आप बाकी अदर कोर्सेज में, हमारे पास ज्योग्राफी का कोर्स है, इकोनॉमी का कोर्स है, पॉलिटी का कोर्स है, आप सारे के सारे और कोर्सेज भी हमारे जो है वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर 23 ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को पार्ट 7 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो है दैट इज ग्रीन इकोनॉमी की। ठीक है ना, ग्रीन इकोनॉमी, आई होप कि आप टर्म से ही वैसे तो काफी कुछ क्लियर है कि ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, है ना। फिर भी यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी लैक्स एन इंटरनेशनली एग्रीड डेफिनेशन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी है वो इंटरनेशनली एग्रीड डेफिनेशन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को लैक करता है। जो Rio+20 आउटकम डॉक्यूमेंट था, Rio+20 मतलब रियो हुई है 1992 में, और +20 अगर आप उसमें कर ले तो यानी कि 2012 में जो हम आ जाते हैं। ठीक है, वहां का जो आउटकम डॉक्यूमेंट था वो आइडेंटिफाई करता है ग्रीन इकोनॉमी को इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, एंड इट अफर्म्स दैट अप्रोच विल बी डिफरेंट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल सर्कमस्टेंसेज एंड प्रायोरिटीज ऑफ ईच कंट्री। तो यानी कि जो ये 2012 का आउटकम डॉक्यूमेंट था वो ग्रीन इकोनॉमी को कैसे आइडेंटिफाई करता है, यानी कि एक तो उसमें क्या होना चाहिए, वो कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि पॉवर्टी का इरेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन चीजों को अचीव करने के लिए जो अप्रोच फॉलो की जाएगी वो नेशनल सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर होगी, मतलब हर देश के लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए जो काम पाकिस्तान को करना है वही काम इंडिया को भी करना है। ठीक है, या वही काम आपकी केनिया को करना है, या वही काम किसी और अमेरिकी कंट्री को करना है, या अफ्रीकन कंट्री को करना है, वट एवर इट इज। मतलब हर कंट्री के हिसाब से उसकी जो प्रायोरिटीज है, जो उसके सर्कमस्टेंसेज हैं, उन्हीं के आधार पर वही अप्रोच फॉलो करते हुए हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ को बढ़ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली इंडिया में जो ग्रीन इकोनॉमी है इज सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडिंग पॉवर्टी इरेडिकेशन। ठीक है,
यानी कि इंडिया में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। एक तो बात हो गई वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, दूसरी बात है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन इंक्लूसिव तरीके से। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि उसमें एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो इंक्लूडेड है, यानी कि सभी को उसका फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात भी की गई है ना, गरीबी उन्मूलन की बात भी की गई है। तो द गवर्नमेंट एंडेवियर्स टू एड्रेस ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीनों जो डायमेंशंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, इन अ बैलेंस मैनर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये तीनों के तीनों जो डायमेंशंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इनको एक बैलेंस्ड मैनर में क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। तो ग्रीन इकोनॉमी जो है वो फोकस करती है स्पेसिफिकली ऑन द फंडामेंटल चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक सिस्टम्स आर मेड मोर सस्टेनेबल। ग्रीन इकोनॉमी किस बात पर फोकस करती है, ठीक है, इस तरीके के फंडामेंटल चेंजेस पे फोकस करती है जिनकी हमें जरूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, हम ये इंश्योर कर सके कि जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो कैसे है, ज्यादा सस्टेनेबल है। ग्रीन इकोनॉमी फोकसेस ऑन द वेज टू ओवरकम द डीपली रूटेड कॉजेज ऑफ अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी फोकस करती है कि हम उस तरीके के जो अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कारण थे, ठीक है ना, जो डीपली रूटेड कॉज थे, उनको हम क्या कर सके, उनसे बाहर आ सके, उनको ओवरकम कर सके। ठीक, ग्रीन इकोनॉमी इज वन हुज ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट is driven by public and private investment that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency and prevent the loss of biodiversity and ecosystem। ठीक है, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ग्रीन इकोनॉमी उस तरीके की इकोनॉमी होगी जहां पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहां पर होंगे, कार्बन एमिशंस वहां पर कम होने हैं, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है ग्रीन की हम बात कर रहे हैं तो मतलब हमें एनवायरमेंट को तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना है ना, तो कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की बात है, एनर्जी और रिसोर्स की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और इकोसिस्टम को जो भी नुकसान हो रहा है वो कम करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, द ग्रीन इकोनॉमी इज अबाउट सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन जॉब्स, लो कार्बन इकोनॉमीज, ग्रीन पॉलिसीज, ग्रीन बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एफिशिएंसी एंड ऑल अदर रिसोर्स एफिशिएंसी। मतलब कुल मिला के आप इसको ध्यान रखिए कि इसमें एनवायरनमेंट को जो है वो काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना, और ये लिखा जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा एमिशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे हैं उससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं होना चाहिए, इकोसिस्टम को लॉस नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग्स जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ये सारी बातें इसमें बोली गई हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ को बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि अभी तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ग्रीन इकोनॉमी नहीं है ना। तो 3 प्रायोरिटीज इन ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी टू अ ग्रीन इकोनॉमी आर, 3 ऐसी प्रायोरिटीज या प्राथमिकता जिससे हम लोग जो हमारी इकोनॉमी है या किसी भी देश की इकोनॉमी है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ को बढ़ सकती है। सबसे पहला तो है डीकार्बोनाइजेस द इकोनॉमी। इकोनॉमी में से हमें क्या करना है, डीकार्बोनाइज करना है, मतलब कार्बन को कम करना है, पहली चीज। ठीक, दूसरा, कमिट द एनवायरमेंटल कम्युनिटी टू जस्टिस एंड इक्विटी, जो एनवायरमेंटल कम्युनिटी है उसको हम जस्टिस और इक्विटी की तरफ को लेके जाए, उसको अगर हम ये कमिटमेंट करें। और तीसरी चीज है कि हम लोग बायोस्फीयर को कंजर्व करें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है दे आर एनवायरमेंटल रिलेटेड, है ना। अ की स्टेप फॉरवर्ड कंसिस्टिंग इन चेंजिंग अवर कंसेप्शन ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, अचीविंग मोर विद लेस एंड क्रिएटिंग रियल वेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो है अपना ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का जो कंसेप्ट है उसको इस तरीके से लेके जाए कि अचीविंग मोर विद लेस, यानी कि कम के साथ हम लोग ज्यादा अचीव कर सके और रियल वेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हम क्रिएट कर सके। ठीक है, अब मेजर्स टू अडॉप्ट ग्रीन इकोनॉमी। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहला है एनर्जी ऑडिट कैन रिड्यूस योर बिल्डिंग्स क्लाइमेट फुटप्रिंट एंड लीड टू सिग्निफिकेंट सेविंग इन एनर्जी कॉस्ट, यानी कि जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है उनका एक एनर्जी ऑडिट होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें पता लगेगा कि हमारी जो बिल्डिंग है उसका क्लाइमेट फुटप्रिंट कितना है। क्लाइमेट फुटप्रिंट आप कहें या कार्बन फुटप्रिंट आप कहें तो उसका मतलब यह है कि उसमें से ओवरऑल उसके बिल्डिंग के डिजाइन से लेकर बिल्डिंग के ऑपरेशन से लेकर बिल्डिंग के एंड होने तक, यानी कि जब तक अगर वो बिल्डिंग 20, 30, 50 साल 100 साल तक अगर चलती है उसको डेमोलिशन वगैरह किया जाता है, तो ओवरऑल अपने लाइफ साइकिल में वो बिल्डिंग जो है कितना ज्यादा एमिशन वगैरह कर रही है। ठीक है, दैट इज नोन एज द कार्बन फुटप्रिंट या फिर क्लाइमेट फुटप्रिंट। तो उसका पता लगेगा और उससे क्या होगा, अगर हमें पहले ही ये चीजें पता लग जाए, जब हमारा क्या कहते हैं
आपका प्लानिंग स्टेज है या जिस समय बिल्डिंग बन रही है, उस समय अगर हमें चीज़ों को पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होनी है हम उस टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा एनहांस कर लें, ताकि हमारी एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाए और जो हमारा फुटप्रिंट है, क्लाइमेट फुटप्रिंट या कार्बन फुटप्रिंट है, वो भी कम हो जाए। तो उससे दोनों फायदे हैं, जो बिल्डिंग जिसकी है, ठीक है, या जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उनको भी खर्चा कम होगा क्योंकि एनर्जी कॉस्ट कम है, और दूसरी बात यह है कि एनवायरनमेंट को भी उससे फायदा होगा क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों फायदे समझ गए आप। इसके बाद ओवर फिशिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रेटन्स टू डिप्लीट फ्यूचर फिश स्टॉक्स, वी कैन अवॉइड दिस बाय वर्किंग टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। कई पार्ट्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ओवर फिशिंग हो रही है, यानी कि जो मत्स्य पालन हो रहा है या आप कह सकते हैं जो मछलियों को पकड़ा जा रहा है वो हद से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हद से ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, फिशेस का यूज स्पेसिफिकली तो अगर आप कहें एज अ फूड होता है, सी फूड है, ठीक है, बाकी उसमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी जो है मिलती है, जैसे आपने सुना होगा फिश ऑयल वगैरह होता है, उसमें काफी ज्यादा विटामिन वगैरह होते हैं, है ना, तो उन सारी चीजों के लिए भी फिशिंग हो रही है और इसका जो ओवर यूज है वो जो है सही नहीं है, और उसकी वजह से क्या है कि फ्यूचर फिश का जो स्टॉक है वो कम हो सकता है। तो हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफॉरेस्टेशन अकाउंट फॉर क्लोज टू 20% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, जब तक वो पेड़ हरा भरा है, लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, एज अ कार्बन सिंक वो काम कर रहा है, यानी कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, और जैसे ही वो पेड़ को अगर हम काटते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर हमारा जो फॉरेस्ट है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो अपना जितना भी कार्बन उन्होंने क्या करा है, स्टोर करा है, वो सारा का सारा कार्बन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और एज अ सिंक काम करने की बजाय वो एक बकायदा सोर्स बन जाएंगे। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है कि डिफॉरेस्टेशन से अगर हम बात करें तो 20% ऑफ द वर्ल्ड के जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो उसका 20% अराउंड डिफॉरेस्टेशन से ही हो रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके बाद sustainably managed forests can continue to support communities and ecosystem without damaging environment and climate। यानी कि अगर हम अपने जो फॉरेस्ट है उनको अगर हम सस्टेनेबली मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबली मैनेज करने का मतलब क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि पेड़ को बिल्कुल नहीं काट रहे हैं या अपनी जरूरतों का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सस्टेनेबल मैनेज करने का मतलब यह है कि जो वहां की लोकल कम्युनिटीज वगैरह है उनको भी उससे फायदा मिल रहा है। ठीक है, अगर उनको उससे फ्यूल वुड चाहिए, अगर उनको फॉडर चाहिए फॉरेस्ट वगैरह से, तो वो उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो आप काटते ही चले जाए ताकि पेड़ खत्म हो जाए। ठीक है, जो आपने चीजें सुनी होंगी कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ उगाइए, अगर उस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अगर आप वो चीजें करते हैं तो फिर उससे क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज वगैरह है उनको भी सपोर्ट मिलते रहेगा और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक, यूज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स टू रिड्यूस योर डिमांड फॉर पेपर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का यूज करें। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का मतलब क्या है कि जैसे आजकल की डेट में सब कुछ देखिए ऑनलाइन चल रहा है ना, ऑनलाइन चल रहा है। हम आपको क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, मतलब सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि पेपर का खर्चा बच रहा है, और पेपर का खर्चा ही नहीं बच रहा है, पेपर आपको पता है कि कहां से बनता है, पेपर आपका वुड पल्प से बनता है ना, वुड जो है कहां से आएगी, पेड़ वगैरह से आएगी। तो अगर पेपर प्रोडक्ट्स को हम लोग कम यूज करें तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ वगैरह है वो भी कम कटने पड़ेंगे और उससे भी एनवायरनमेंट को जो है वो फायदा हो सकता है। व्हेन यू सपोर्ट सर्टिफाइड सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यू सपोर्ट अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। जब आप सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, जो सर्टिफाइड है, उनका अगर आप सपोर्ट करते हैं या उनको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कार पूलिंग और टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स और इकोनॉमिक कॉस्ट व्हाइल स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप कार पूल करते हैं, कार पूल करने का मतलब है जैसे आप लोग अगर मान लीजिए कभी कैब वगैरह में जाते हैं, ठीक है, जैसे मतलब एक ऐसा कोई अगर आप पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे हैं तब तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी ऑफिस जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां आपका डेली का आना जाना है ना, एक फिक्स टाइम पे आना जाना है, तो वहां पर आप अपनी सिंगल कार में, अगर आप टैक्सी लेके जा रहे हैं, अगर आप सिंगल टैक्सी बुक करके ना जाए, आप कार पूलिंग में जाए। कार पूलिंग मतलब क्या है, जैसे आपको पता है ओला उबर में जो शेयर वाली चीज चलती है ना, कि जिसमें एक आप बैठे हैं, एक कोई और बैठा है, तो उसमें क्या होगा, 3-4 लोग अगर एक गाड़ी में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल बचेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि एमिशन कम होंगे और ट्रैफिक वगैरह भी कम होगा। और अगर या फिर अगर आप कार पूलिंग नहीं करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी आपको बताए हैं कि मास ट्रांसपोर्ट को लेकर जो है वो चीज़ें एनवायरमेंटल के लिए फ़ायदेमंद है ना। इसके बाद वॉकिंग और राइडिंग अ बाइक फॉर शॉर्ट ट्रिप्स इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। ठीक है,
यानी कि अगर आपको छोटे ट्रिप के लिए जाना है तो इधर आप वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर आप राइडिंग अ बाइक में बेसिकली नहीं कहूँगा इसको, मैं कहूँगा राइडिंग अ बाईसाइकिल। अगर आप बाईसाइकिल राइड करके जाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बाइक को राइड करना तो ऐसा कोई आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि बाइक को राइड करने से तो आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर आप पैदल चल के जाते हैं शॉर्ट ट्रिप्स के लिए या फिर अगर आप साइकिल जो बाईसाइकिल होती है उसको राइड करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि उसमें कोई एमिशन भी नहीं हो रहा है तो वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स वाइज वाटर यूज कैन हेल्प कंजर्व दिस प्रीशियस रिसोर्स। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेते हैं वाइज वाटर यूज की तरफ। वाइज वाटर यूज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का इस्तेमाल बंद कर दें, इसका मतलब यह है कि पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको आप बंद कर दें। यानी कि जैसे आप पानी का जितना यूज आपको जरूरत है उतना ही यूज करें। जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि लोगों की क्या आदत होती है, जब वो टूथब्रश करते हैं तो उन्होंने पेस्ट लगाया, ठीक है, नल चालू करा, उसके बाद वो टूथब्रश कर रहे हैं और वो नल चालू ही है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि पानी वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके का जो वेस्ट है वो ना करें, बस सीधी सी बात यह है। ऐसा नहीं है कि आपको पानी का इस्तेमाल करना ही नहीं है, पानी का इस्तेमाल बंद कर देना है, नहीं, लेकिन हाँ दुरुपयोग जो है वो नहीं करना है। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, जो ये एक प्रीशियस रिसोर्स है आज की डेट में, तो हमें पता, मतलब हमें तो मिल रहा है पानी, तो हमें इसकी उतनी ज़्यादा कीमत नहीं पता होती, लेकिन आने वाले सालों में, ठीक है, आने वाले 10, 20, 50 सालों में जो ये पानी है वो अपने आप में एक बहुत कीमती चीज़ बन जाएगी और ये पानी जो है इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक। इसके बाद रिसोर्स एफिशिएंसी जो है दैट इज द की टू अ ग्रीन इकोनॉमी एंड वाटर इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। वही बात यहां पर बोली गई है, इसलिए हमें क्या करना है, उसका एफिशिएंट तरीके से यूज करना है, बर्बादी नहीं करनी है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर, विंड, टाइडल एक्सेट्रा विल कंट्रीब्यूट टू ग्रीन इकोनॉमी। हम जितना हो सके, अगर पॉसिबल हो सके या जितना ज्यादा लेवल तक पॉसिबल हो सके, क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट और यूज करें, जैसे कि चाहे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इन सब का यूज करें तो उससे भी क्या होगा, हम लोग ग्रीन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड कंपोस्टिंग फूड वेस्ट रिड्यूसेस द डिमांड ऑन अवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे अप्रोप्रिएट मटेरियल्स यानी कि जिनको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल करें, जो फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको हम क्या करें, कंपोस्ट करें। उसकी बेसिकली आपको पता होगा कि एक पिट वगैरह बना के कंपोस्टिंग वगैरह की जाती है, तो उससे क्या होता है, वो आपका जो है मेन्योर वगैरह बन जाता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है, तो उसको हम लोग फिर एज अ मेन्योर को इन द फील्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रीन इकोनॉमी हैज़ द पोटेंशियल to achieve sustainable development and eradicate poverty on an unprecedented scale with speed and effectiveness। अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ को मूव करते हैं तो ग्रीन इकोनॉमी में इतनी क्षमता या इतनी पोटेंशियल है कि हम लोग एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं और दूसरी बात यह है पॉवर्टी को भी इरेडिकेट कर सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर। यानी कि हमें जितना लगता है हम उससे कहीं ज्यादा स्तर पर जो है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड के साथ भी, यानी कि तेजी से भी और इफेक्टिव तरीके से भी, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी की, दैट इज TEEB। अब देखते हैं ये क्या है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी दैट इज TEEB वाज लॉन्च्ड बाय जर्मनी एंड द यूरोपियन कमीशन इन 2007। इट इज अ स्टडी प्लान लेड बाय पवन सुखदेव। इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ड्रॉ अटेंशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है उसकी तरफ को ध्यान लाने के लिए ये एक इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, जर्मनी ने और यूरोपियन कमीशन ने 2007 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो क्या है, हाईलाइट द ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस and ecosystem degradation and to draw together expertise from the fields of science, economics and policy to enable practical actions। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन की वजह से कॉस्ट कितनी हमें ज्यादा पड़ रही है, यानी कि हमें कितना ज्यादा उसका कह सकते हैं कि मूल्य चुकाना पड़ रहा है, उसकी तरफ को बात कर रहा है, ये वो हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग फील्ड से, जैसे साइंस का फील्ड है, इकोनॉमिक्स का फील्ड है या पॉलिसी का फील्ड है, वहां से जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनको एक साथ लेके आ रहे हैं ताकि प्रैक्टिकल एक्शन जो है वो लिए जा सके। इसके एम्स की अगर हम बात कर लें तो असेस, कम्युनिकेट एंड मेन स्ट्रीम द अर्जेंसी ऑफ एक्शंस थ्रू इट्स 5 डिलीवरेबल्स। 5 डिलीवरेबल्स के थ्रू ये क्या करेगा,
एसेस करेगा, कम्युनिकेट करेगा और मेन स्ट्रीम करेगा कि एक्शंस की अर्जेंसी कितनी है। अब देखते हैं ये 5 डिलीवरेबल क्या है। पहला है साइंस एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस, पॉलिसी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, यानी कि साइंस और इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है एक पॉलिसी की कॉस्ट कितनी है और अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसका कितना हमें कॉस्ट या मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसकी बात है। दूसरी बात है पॉलिसी अपॉर्चुनिटीज फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स, की जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए पॉलिसी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। डिसीजन सपोर्ट फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिजनेस रिस्क अपॉर्चुनिटीज एंड मेट्रिक्स एंड सिटीजन एंड कंज्यूमर ओनरशिप। तो ये सारे के सारे इसके 5 डिलीवरेबल्स हैं। एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद द मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, दैट इज टीब इंडिया इनिशिएटिव, जिसको TII भी बोला जाता है, टू हाईलाइट द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द एसोसिएटेड डिक्लाइन इन इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, अब यहां पर देखिए सिर्फ मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, जिसने TII यानी कि टीब इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और क्यों किया है, बात तो वही है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस अगर हो रही है, ठीक है, या फिर जो इकोसिस्टम सर्विसेज में डिक्लाइन हो रहा है उसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक साइड ऑफ द लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसका जो इकोनॉमिक साइड है हम उसको यहां पर एसेस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप चीजें जो है बिल्कुल यहां तक समझ रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ्स इकोसिस्टम। अर्थ के इकोसिस्टम पर ह्यूमन डिमांड कितनी है उसका एक जो मेजर है, जो उसका एक आकलन है, ठीक है, जो उसकी एक माप है, वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ डिमांड फॉर नेचुरल कैपिटल दैट मे बी कॉन्ट्रास्टेड विद द प्लैनेट्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट and represents the amount of biologically productive land and sea area necessary to supply the resources a human population consumes and to assimilate associated waste। ठीक है, यानी कि पहली बात तो आप समझ गए कि अर्थ के इकोसिस्टम के ऊपर जो ह्यूमन डिमांड है उसका एक ये मेजर है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ डिमांड ऑफ नेचुरल कैपिटल दैट में बी कॉन्ट्रास्टेड विद द प्लैनेट्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट। अब आपको पता है कि प्लैनेट की एक कैपेसिटी होती है क्या करने की, रीजनरेट करने की। जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज है अगर आप उनका यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने आज वो यूज कर ली और कल को वो वापस आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता है कैसे बनते हैं, है ना, कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, वो आपको पता है। वो सारा का सारा बनने का तरीका क्या है, नेचुरल है। बट फिर भी हम क्या बोलते हैं कि कोल है या पेट्रोलियम है या जिस तरीके के फॉसिल फ्यूल्स है, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर आज कोल और पेट्रोलियम जो है वो खत्म होता है तो रातों रात दोबारा नहीं बनेगा। उसको बनने के लिए, वापस से रिप्लेनिश होने के लिए, रीजनरेट होने के लिए मिलियन और बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लैनेट की जो इकोलॉजिकल कैपेसिटी है रीजनरेट करने की, उसके सामने या उसके कॉन्ट्रास्ट में या उसके कंपैरिजन में हम ये देखें कि नेचुरल कैपिटल जो है उसकी डिमांड, ठीक है, लोगों की डिमांड कितनी है और प्लेनेट आपको कितना प्रोवाइड कर पा रहा है, या कितना वो, अगर आप उसके कुछ रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो वो कितना ज्यादा उनको क्या कर पा रहा है, सामने से रीजनरेट कर पा रहा है या रिप्लेनिश कर पा रहा है। ये जो मेजर है वही क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड सी एरिया नेसेसरी टू सप्लाई द रिसोर्सेज ह्यूमन पॉपुलेशन कंज्यूम्स। और एक ह्यूमन पॉपुलेशन जितना कंज्यूम करती है या जितना उसकी जरूरत है, उसके लिए कितनी बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी एरिया की जरूरत है, यानी कि जितने से आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। ठीक है, और जितना वो वेस्ट करता है या जितना वो मतलब ह्यूमंस जो वेस्ट कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए हमें कितनी लैंड और कितने सी एरिया की जरूरत है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, करेंटली humanity's total ecological footprint is estimated at 1.5 planet Earth. In other words, humanity consumes ecological services 1.5 times as fast as Earth can renew them. ठीक है, ये as fast होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अब ये 1.5 का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आप एक जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ जो है वो प्रोड्यूस कितना कर रही है, अर्थ इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एज 1 यूनिट। ठीक है, और उतने ही टाइम में जो कंजम्पशन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 1.5। तो आप समझ सकते हैं कि जो बन रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 है,
जो कंजम्पशन हो रहा है वो 1.5 है। तो आप समझ सकते हैं कि धीमे धीमे क्या हो रही है चीजें, इसका मतलब खत्म ही हो रही है। अगर 1 प्रोड्यूस हो रहा है और आप 0.75 अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आप 1 से ज्यादा, अगर आप 1 भी कर रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इक्वल लेवल पर रहेगा। लेकिन 1 से ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जानलेवा है, क्योंकि आने वाले समय में चीजें जो है वो खत्म होनी ही होनी है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। इसके बाद कार्बन फुटप्रिंट एक टर्म है। ये क्या होता है देखिए, कार्बन फुटप्रिंट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन बीइंग एमिटेड बाय एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। अब कार्बन फुटप्रिंट का मतलब वही है। फुटप्रिंट का मतलब क्या है, पद चिन्ह। आप जैसे रेत पे चलते हैं, ठीक है, जैसे आप चलते तो आप कहीं पर भी हैं, लेकिन और जगह आपको फुटप्रिंट उतने ज्यादा इजीली क्लियरली विजिबल नहीं होते। अगर आप कभी बीच वगैरह में गए हो और रेत पर अगर आप चले हो तो आपने देखा होगा कि आपके चप्पल के निशान या आपके जूते के निशान, सैंडल जो भी आप पहनते हैं, या खाली अगर आप नंगे पैर भी चल रहे हैं तो आपके पैरों के निशान वहां पर पड़ेंगे। पैरों के निशान पड़ना, दैट इज फुटप्रिंट। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड निकल के आया है कार्बन फुटप्रिंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक्टिविटी के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितना कार्बन एमिट किया जा रहा है, जितना कार्बन क्या हो रहा है, छोड़ा जा रहा है, एमिट किया जा रहा है, वही उस और एक्टिविटी का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहलाएगा, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, जैसे आप पैर से चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो आपके जो पद चिन्ह है, जो फुटप्रिंट है, वो पीछे छूट जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी एक्टिविटी को करने के बाद या करने के दौरान या एक्टिविटी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा जितना कार्बन एमिट किया जा रहा है, दैट इज नोन एज इट्स कार्बन फुटप्रिंट। ठीक, द कार्बन कंपोनेंट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कन्वर्ट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड इनटू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड and sea area of carbon dioxide being released into the amount of productive land and sea area required, sorry यहां पर ये 2 बार हो गया, and sea area required to sequester it and tells the demand on the earth that result from the burning fossil fuels। तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ये कार्बन कंपोनेंट है या फिर जिसको आप कार्बन फुटप्रिंट कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड इनटू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड and sea area required to sequester it and tells the demand on the earth that result from burning fossil fuel। यानी कि आप जितना ज्यादा कार्बन को रिलीज कर रहे हैं, उससे हमें यह पता लगेगा कि हमें कितना लैंड की और कितने सी की जरूरत है उस कार्बन को क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ठीक है ना, इस बात को समझ गए आप। कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 54% है ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी कि पूरे के पूरे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अगर हम बात करते हैं 54% उसमें से कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक, एंड इट्स मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग कंपोनेंट हैविंग इंक्रीज्ड 11-fold सिंस 1961। यानी कि 1961 से अगर हम बात करें, अगर हम पिछले 50 साल की बात कर रहे हैं, तो लगभग कितना ये बढ़ चुका है 50-60 साल में, 11 टाइम्स, 11 गुना ये जो है बढ़ चुका है। दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक, इसके बाद ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है, दैट इज GFN, एवरी ईयर प्रेजेंट्स अ रिपोर्ट ऑन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट विच मैप्स कंजम्पशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू सस्टेन इट। एक ये GFN है, दैट इज ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है। ये हर साल क्या करता है, एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के ऊपर, जिसमें ये दिया जाता है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है और हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत कितनी है इसको सस्टेन करने के लिए। लाइफस्टाइल अडॉप्टेड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज अनसस्टेनेबल एंड इट विल रिक्वायर 5 अर्थ टू फुलफिल देयर लाइफस्टाइल डिमांड्स। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जा रहा है वो काफी ज्यादा अनसस्टेनेबल है। ठीक है, और उसके लिए हमें 5 अर्थ्स, यानी कि 5 अर्थ मतलब वही कि जितना अर्थ प्रोड्यूस कर रही है उसकी 5 गुना की हमें जरूरत है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल डिमांड्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसके लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंडियन लाइफस्टाइल की बात करें तो वो मतलब उतनी ज्यादा अनसस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल है जहां पर 1 अर्थ इज सफिशिएंट। 1 अर्थ इज सफिशिएंट मतलब जितना अर्थ अभी प्रोड्यूस कर रही है वो सफिशिएंट है। और द अर्थ ओवरशूट रिपोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज रेंजेस फ्रॉम 8 to 4, यानी कि 8 से 4, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना अर्थ अभी प्रोड्यूस कर रही है उसका 4 गुने से लेकर 8 गुने तक उनको ज्यादा उनकी डिमांड है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो 0.9 है। 0.9 मतलब अगर कोई चीज 100 प्रोड्यूस हो रही है तो इंडिया में उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है, 90 ही कंज्यूम हो रहा है। तो उसमें फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसको हम सस्टेन जो है वो कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ जो फंड्स को लेकर मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है ना, ये फंड्स को लेकर यहां से हम लोग पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा पार्ट है तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और अगले लेक्चर में ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर है ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रक्चर। अब ये देखते हैं, द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रक्चर इज चैनल्ड थ्रू मल्टीलेटरल फंड, जैसे कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एज वेल एज इंक्रीजिंगली थ्रू बायलेटरल चैनल्स। तो इन सबके थ्रू क्या हो रहा है, जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस है वो चैनलाइज किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो फंड है
दैट इज योर स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। ठीक है, अब इसमें जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में चीजें दी गई हैं ये आप लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे। एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इसको वर्ल्ड बैंक द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। एरिया ऑफ फोकस इसका क्या है? एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल एंड मिटिगेशन, REDD, यानी कि जो जनरल मिटिगेशन और जो डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन वाला है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन वाला है, उसके मिटिगेशन को। ठीक है, ऑपरेशनल कब से हुआ है? 2008 से। स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड, वन ऑफ द 2 मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड्स विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, सर्व एज एन ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क for 3 targeted programs piloting new approaches and scaled up transformational plan on action on climate change। ठीक है, तो किन 3 प्रोग्राम्स के लिए ये पायलट को टारगेट कर रहा है? पहला तो है फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, दूसरा है पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, और तीसरा है स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी इन लो इनकम कंट्रीज प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी कि ये 3 प्रोग्राम जो है दे आर रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है, दैट इज फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, इसको भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एरिया ऑफ फोकस है इसका मिटिगेशन, रेड, क्योंकि आप ये फॉरेस्ट वर्ड से ही जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑपरेशनल हुआ है 2009 से। द फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज अ टारगेटेड प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, FIP जो है वो सपोर्ट करता है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज के एफर्ट्स को टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वही REDD हो गया, एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट दैट लीड्स टू एमिशन रिडक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन रिजर्वॉयर्स। ठीक है, तो यानी कि एक तो बात वही है कि डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करने, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने की बात है, और दूसरी बात यह है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट भी कर रहा है, और किसके लिए? ताकि हम क्या कर सके, एमिशन को कम कर सके और जो कार्बन रिजर्वॉयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, कार्बन रिजर्वॉयर्स मतलब लाइक द सिंक, जिनसे हम कार्बन को सिक्विस्टर कर रहे हैं। इट अचीव्स दिस बाय प्रोवाइडिंग scaled up financing to developing countries for readiness reforms and public and private investment identified through national REDD readiness or equivalent strategies। और ये किस तरीके से इसको अचीव करता है? by providing scaled up finance to developing countries, developing countries को scaled up finance ये प्रोवाइड कर रहा है for readiness reforms। ठीक है, और पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाइड थ्रू नेशनल REDD रेडिनेस और इक्विवेलेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें समझने की मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चीजें जो आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रोग्राम है दैट इज पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, इसको भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। एरिया ऑफ फोकस इसका भी अडेप्टेशन है, 2008 में ये ऑपरेशनल हुआ है। ये जो पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस दैट इज PPCR इज अ टारगेटेड प्रोग्राम ऑफ, ये उसी का टारगेटेड प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड का, विच इज वन ऑफ द 2 फंड्स विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स नेटवर्क। अब ये PPCR क्या करता है? इट एम्स टू पायलट एंड डेमोन्स्ट्रेट वेज इन विच क्लाइमेट रिस्क एंड रेजिलियंस में बी इंटीग्रेटेड इनटू कोर डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी कि किस तरीके से हम जो ये क्लाइमेट रिस्क है और जो रेजिलियंस है उसको हम कोर डेवलपमेंट प्लानिंग में इंटीग्रेट करें, यानी कि उसके साथ उसको इंक्लूड करें। एंड इंप्लीमेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर स्केल्ड अप एक्शन एंड इनिशिएटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। और स्केल्ड अप एक्शन यानी कि बड़े स्तर पर एक्शन अगर लेने की बात है या कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करने की बात है तो उसके लिए इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इसका जो एरिया ऑफ फोकस है दैट इज मिटिगेशन जनरल, 2009 से ही ऑपरेशनल है। ठीक है, ये भी एक टारगेटेड प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड का, विच इज वन ऑफ द 2 फंड्स विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड नेटवर्क। द SREP वॉज डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द इकोनॉमिक, social and environmental viability of low carbon development pathways in the energy sector in low income countries। तो ये SREP जो था यानी कि स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, इसको डिजाइन क्यों किया गया था? ताकि इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल वायबिलिटी, या वायबिलिटी को आप समझ सकते हैं पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसकी? लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज, यानी कि जिस तरीके से हम लोग लेस कार्बन के थ्रू भी, मतलब लेस कार्बन एमिशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर में इन द लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, और ये क्या करता है? इट एम्स टू हेल्प लो इनकम कंट्रीज यूज न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज एनर्जी एक्सेस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी यूज। और ये नए जो लो इनकम कंट्रीज है उनको हेल्प करता है। इसका एक एम ये भी है कि लो इनकम कंट्रीज को हेल्प करना कि वो नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का यूज करें और अपना जो एनर्जी एक्सेस है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को वहां पर बढ़ाए। ठीक है, इसके बाद अगला फंड है दैट इज द बायोकार्बन फंड। बायोकार्बन फंड को भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इसका भी जो एरिया ऑफ फोकस है दैट इज अडेप्टेशन, मिटिगेशन जनरल एंड मिटिगेशन REDD, डेट ऑफ ऑपरेशनल 2004। द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स
support developing countries' efforts to reduce emission through testing jurisdictional approaches that integrate reducing deforestation and degradation, sustainable forest management with the climate smart agricultural practices to green supply chains। ठीक है, ये बायो कार्बन का जो फंड का जो इनिशिएटिव है, ये क्या करता है, इसका जो ये सपोर्ट करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज के एफर्ट्स है एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के जो एफर्ट्स है उनको सपोर्ट करता है। और वो कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं, थ्रू टेस्टिंग ज्यूरिसडिक्शनल अप्रोचेस दैट इंटीग्रेट रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। एक तो बात वही हो गई REDD वाली, ठीक है। फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात भी यहां पर की जा रही है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर हम लोग जो है पीछे इसी लेसन में जो है इसी चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है एक क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही एडमिनिस्टर है। इसका एरिया ऑफ फोकस है मिटिगेशन जनरल, डेट ऑफ ऑपरेशनल है 2008। द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड दैट इज CTF, one of the two multi-donor trust funds within the climate technology fund, promotes scaled up financing for demonstration, deployment and transfer of low carbon technologies with significant potential for long term greenhouse gas emission savings। ये ऑब्वियस सी बात है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ऐसे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि क्या काम कर रहे हैं ये लोग। फाइनेंसिंग कर रहे हैं किसके लिए, ताकि डिमॉन्स्ट्रेशन, डिप्लॉयमेंट और ट्रांसफर किया जा सके लो कार्बन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर कार्बन एमिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, और जिनका जो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए, उसकी सेविंग करने के लिए, ठीक है। इसको चैनल किया जाता है थ्रू द अफ्रीकन डेवलपमेंटल बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। द CTF फाइनेंस 12 कंट्री प्रोग्राम्स एंड 1 रीजनल प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसको भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। इसका जो फोकस ऑफ एरिया है दैट इज मिटिगेशन रेड, डेट ऑपरेशनल इसकी हुई है 2008 से। द फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी दैट इज FCPF इज अ वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ द रेडीनेस फंड एंड अ कार्बन फंड। इसमें दो तरीके के फंड है, रेडीनेस फंड और कार्बन फंड। द FCPF was created to assist developing countries to reduce emissions from deforestation and forest degradation। तो एक तो वही REDD वाली बात हो गई, और enhance and conserve forest carbon stock and sustainably management forest। तो ये कुल मिला के REDD प्लस हो गया। मैंने आपको बताया कि REDD और REDD प्लस में अंतर क्या है, ठीक है ना। REDD एक तरीके से क्या है कि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या जो नेगेटिव साइड है उसको कम करना है, कि फॉरेस्ट वगैरह नहीं काटने हैं, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कम करना है। और साथ ही साथ जो REDD प्लस है उसमें क्या है कि फॉरेस्ट के कार्बन स्टॉक को हमें कंजर्व करना है, सस्टेनेबल मैनेज करना है, ये सारी बात है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जा रहा है। मिटिगेशन जनरल इसका एरिया ऑफ फोकस है, 2011 से ही ऑपरेशनल है। इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एडमिनिस्टर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, established to use market instruments to scale up mitigation effects in middle income countries। तो middle income countries में mitigation efforts को scale up करने के लिए, यानी कि उनका जो स्तर है, जो दायरा है, उसको बढ़ाने के लिए ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। और ये कैसे इस चीज को स्केल अप करेंगे मिटिगेशन एफर्ट्स को, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके। Although initially geared towards promoting market readiness for the anticipated emergence of international carbon markets, this approach has become more flexible, providing grants and technical support for proposals for implementation of market tools that contribute to mitigation effects। तो ये सारी की सारी बातें जो है that is your related to the partnership for market readiness। तो आई होप कि ये चीजें जो है आपको यहां तक समझ में आ रही हैं। स्पेसिफिकली इनमें आप जो है थोड़ा थोड़ा चीजें ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक बेसिक आपको आइडिया याद रखना है कि कौन सा जो फंड है या जो कौन सा प्रोग्राम है वो किस चीज से संबंधित है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डेट ऑफ ऑपरेशन आप ध्यान रख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेड बाय, अभी तक तो आप देख रहे हैं सारे के सारे वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ और फंड्स के बारे में डिस्कशन हम लोग जो है अपने अगले पार्ट में जारी रखेंगे, और अगले पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल
कर सकते हैं। अगर कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप इधर हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए या हमसे अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे के सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसमें। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।